बच्चों, क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 4 रासायनिक प्रक्रिया। आज हम आपको औसत वेग के बारे में बताएंगे। बच्चों, औसत वेग क्या होता है? जब कोई अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो वो कितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, कितने समय में कितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हुआ, वही उसका क्या होता है? औसत वेग। वही उसका क्या होता है? औसत वेग। मान लेते हैं कोई अभिक्रिया है ए और बी। औसत वेग को कैसे हम निकालते हैं? मान लेते हैं कोई अभिक्रिया ए और बी है। ए बी मतलब ए अभिकारक है, बी क्या है? उत्पाद है। तो पी मान लेते हैं जब अभी स्टार्ट नहीं हुई है अभिक्रिया जब स्टार्ट नहीं हुई है, शुरुआत नहीं है हुई है, तो पी बराबर क्या होगा? 0 होगा। तो सांद्रता क्या होगा? 0, क्योंकि अभी अभिकारक जो सांद्रता है वो क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो उत्पाद की सांद्रता है वो 0 होगा, जो अभिकारक है वो ए मान लेते हैं, अभिकारक को ए मान लेते हैं कि टाइम जो है टाइम 0 है, अर्थात अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभी ये उत्पाद क्या हो जाएगा? उत्पाद 0 होगा, क्योंकि अभिक्रिया जब शुरू नहीं हुई है तो उत्पाद क्या होगा? 0 होगा। और अभिकारक को ए मान लेते हैं अभिकारक की सांद्रता क्या है? ए है। और तब उत्पाद की क्या होगा? अभी शुरू नहीं हुआ है तो इसका 0 होगा। फिर टी बराबर टी टाइम मतलब कुछ समय के बाद सांद्रता क्या होगा? मान लेते हैं उत्पाद यक्ष बन जा रहा है, उत्पाद का बन जा रहा है यक्ष, तो अभिकारक कितना बचेगा? ए माइनस यक्ष। अभिकारक में से जो उत्पाद बना है उसको घटा देते हैं, वो क्या बचेगा? वो ए माइनस यक्ष। तो अतः हम क्या करते हैं? अभिक्रिया का औसत वेग बराबर क्या हो सकता है? अभिक्रिया का औसत वेग बराबर हो जाएगा अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिकारक के सांद्रण में कमी। तो आप देख रहे हैं कि अभिकारक के सांद्रण में कमी हो रही है, जो अभिकारक है ये इसके सांद्रता में कमी हो रही है, अपान अभिक्रिया में लगा समय। अपान क्या हो जाएगा? अभिक्रिया में लगा समय, अर्थात कितना समय लग रहा है। तो यहाँ इसलिए हम यह भी कर सकते हैं अभिक्रिया का वेग बराबर हो जाएगा यक्ष अपान टी। अभिक्रिया का वेग बराबर क्या हो जाएगा? यक्ष अपान टी। हम इसको लिख सकते हैं। तो यही अभिक्रिया के औसत वेग का समीकरण है बच्चों। ये अभिक्रिया के औसत वेग का ये समीकरण है। देखिए, जो वेग होता है यहाँ पर दो अभिक्रिया का वेग होगा, दो प्रकार का होगा। एक औसत वेग होगा, एक तात्कालिक वेग। औसत वेग तो पूरी अभिक्रिया का वेग होगा, लेकिन जो तात्कालिक वेग मान लो अगर हमें पता करना है किसी भी क्षण अगर हमें मालूम अभिक्रिया चल रही है, किसी भी क्षण अगर हमें मालूम करना है कि इस समय अभिक्रिया का वेग क्या है या कितना उत्पाद बना है, कितना अभिकारक खर्च हुआ है, इसकी अगर जानकारी अगर हमें करना है तो हम अभिक्रिया का तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये जो था औसत वेग, इसके बाद है अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। अभिक्रिया का तात्कालिक वेग या तात्क्षणिक वेग जिसे कहते हैं, तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग के नाम से जाना जाता है। तो क्या अगला हेडिंग है? अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग बच्चों, तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होता है? तात्कालिक वेग मतलब जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है तो उस क्षण जो अभिक्रिया का वेग है वही उसका अभिक्रिया का तात्कालिक वेग कहलाएगा। तो मान लेते हैं, माना t समय के पश्चात मान लेते हैं t समय के पश्चात अति सूक्ष्म समयांतराल dt। यहाँ पर जो टाइम है, टाइम क्या होगा? एकदम कम माना जाएगा। एकदम टाइम कम मानने के लिए हम क्या करते हैं? dt लेते हैं।
यहाँ पर क्या ले रहे थे, ऊपर अभी आप में टी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर जो टाइम है वो बहुत कम है, समय अंतराल बहुत कम है, इसलिए हम क्या लेंगे dt। तो dt में अभिकारक की सांद्रता में कमी, की सांद्रता में कमी माइनस dCA, सांद्रता में क्या हो जाएगा, कमी माइनस dCA हो। तो आप जानते हैं dt समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी और उत्पाद की सांद्रता में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये मान लेते हैं ये अभिक्रिया AB है, तो जब समय परिवर्तन होगा तो अभिकारक कम होगा और उत्पाद अधिक होगा। तो ये मान लेते हैं सूक्ष्म समयांतराल है, तो उस समय जो अभिकारक होगा, अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होगी वो माइनस dCA होती है, और जो उत्पाद होता है और वो तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि क्या होगी, dCB होगी। क्या होगी, dCB। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि क्या होगी, dCB हो। तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होगा, तो अभिक्रिया का तात्कालिक वेग बराबर हो जाएगा, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, जैसे क्या हो जाएगा, आप जानते हैं अभिक्रिया का तात्कालिक वेग पहले क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, तो अभिकारक की सांद्रता में कमी को हम क्या करते हैं, माइनस dCA करते हैं, और समयांतराल क्या होगा, dt होगा। समयांतराल क्या होगा, dt होगा, और अभिकारक की सांद्रता में जो कमी होगी वो क्या होगा, माइनस dCA बराबर क्या होगा, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को हम क्या कहते हैं, dCB अपान dt। देखिए हो गया बच्चों अभिक्रिया का तात्कालिक वेग, अगर अभिक्रिया का तात्कालिक वेग होगा तो इस तरह से, औसत वेग को भी हमने इसके पहले बताया था। तो अगर किसी भी अभिक्रिया का तात्कालिक वेग अगर ज्ञात करना है तो इस समीकरण के द्वारा माइनस dCA अपान dt बराबर dCB अपान dt से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो गया तात्कालिक वेग, अभिक्रिया का तात्कालिक वेग। इसके बाद है अभिक्रिया के वेग का मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है, अभिक्रिया के वेग की इकाई, अभिक्रिया के वेग की इकाई। सबसे ये इम्पोर्टेंट है, अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होता है आपको हमेशा जानना जरूरी होगा। तो ये क्या होता है, अभिक्रिया के वेग की इकाई मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होगा। तो अभिक्रिया के वेग की इकाई क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। ठीक हो गया अभिक्रिया के वेग की इकाई। अब इसके बाद अगला टॉपिक है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक हेडिंग है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, तो कौन कौन से कारक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। पहला है ताप, अच्छा ताप का क्या प्रभाव होता है, जब अभिक्रिया का ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया अग्र दिशा में बढ़ती है या अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा, क्योंकि अगर जब हम ताप बढ़ाते हैं तो जो अभिकारक के अणुओं का टक्कर बढ़ जाता है, जब टक्करों की संख्या बढ़ जाएगी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो क्या होगा,
ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। तो जब ताप बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। फिर दूसरा है उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक, तो बच्चों उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में हमेशा उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होता है? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्या होगा? उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग होता है वो बढ़ जाता है। तो जितना अच्छा उत्प्रेरक होगा उतना ज्यादा होगा अभिक्रिया का वेग होता है। तीसरा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। अभिकारकों का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल जितना अधिक होगा, जितना ज्यादा अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा उतना ही तेजी से रासायनिक अभिक्रिया होगी। जितना ज्यादा उसका सतह होगा अभिकारक का उतना ही ज्यादा अटैकिंग पोजीशन बनेंगे, जब अटैकिंग पोजीशन बनेंगे तो वो उतना ही ज्यादा अभिक्रिया का वेग होगा। तो क्या होगा? अभिकारक का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग क्या होगा? बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अगर ज्यादा रहेगा तो क्या होगा? अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा बच्चों? ये अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये अभिकारक के पृष्ठ का क्षेत्रफल है। ये तीसरा पॉइंट था। तो चौथा और पॉइंट है, एक पॉइंट आपको बताते हैं। चौथा है प्रकाश। बच्चों अधिकतर अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जो कि प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। कुछ ऐसे जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होते हैं वो फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में वो प्रकाशिक जो अभिक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। तो वो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फिर है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। लास्ट है अभिकारक अणुओं की सांद्रता। अभिकारक अणुओं की सांद्रता। तो अभिकारक अणुओं की सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? जितने अधिक अभिकारक अणु रहेंगे उतनी ही ज्यादा तेजी से अभिक्रिया होगा या अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा। तो अभिकारक के अणुओं की अगर ज्यादा रहेंगे तो ज्यादा टक्कर होगा तो ज्यादा उत्पाद बनेगा। तो अभिकारक के अणुओं की सांद्रता बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है।